चलिए देखिए, आज हमें क्या पढ़ना है, मानव रंग बिरंगा संसार में प्रिज्म अपवर्तन और अपवर्तनांक के लिए सूत्र है ना। तो आपको बताया गया था ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक है, ए बी सी, चाहे नाम, हाँ चलिए बी सी दे देते हैं, ए बी सी, ठीक है। ये क्या एक, इसमें एक प्रकाश किरण क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, ठीक ना, जिसका नाम पी और क्यू रखा गया, ठीक है। तो ये इधर क्या होना चाहिए, चले जाना चाहिए ना। लेकिन आपने यह पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश किरण है ना किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर की तरफ झुकती है, तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। आपका यह अभिलंब है, ये किधर झुकेगी, अभिलंब की तरफ झुक गई ना, ठीक है। तो अब अभिलंब और आने वाली किरण के बीच बनने वाले कोण को आपने क्या कहा था, आपतन कोण, ये कहा था ना। आपतन कोण क्या हो गया, I1 हो गया। अब क्या है, अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण यानी कि अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है ना, यानी कि R1, ठीक है। अब यहां से स्वाभाविक है कि क्या होगी, जब अपवर्तित हो गई है और प्रवेश किसमें कर लिया, कांच में प्रवेश कर चुकी है ना, तो अब यहां से बाहर निकलेगी तो अब ठोस से किधर जाएगी, वायु में यानी गैस में, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि क्या करेगी, अभिलंब से दूर भागेगी ना, किससे दूर भागेगी, अभिलंब से दूर हटती है। देखिए यहां से निकल गई, अब ये देखिए अभिलंब से दूर हट रही है, अभिलंब आपका ये है, ठीक है। ऐसे पीछे की तरफ इसको भी बढ़ा दीजिए, जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, यहां कोण आपका क्या हो गया, डेल्टा, यहां कोण क्या मान लिया हमने, डेल्टा 1, यहां क्या मान लिया, डेल्टा 2 मान लिया, ठीक है। और अब यहां पर क्या कर दिया, अपवर्तन कोण को हमने R2, यहां पर आपतन कोण को I2 कर दिया, ठीक है। तत्पश्चात अब क्या हम देखेंगे कि जहां नीचे मिली हमने E कर दिया और निकलने वाले प्रकाश किरण का नाम हमने दिया RS, क्या कर दिया, RS, और जहां ऊपर मिल रहे हैं उसे क्या नाम दे दिया गया, हमने O दे दिया, क्या दे दिया, O, ठीक है। तो अब इसके द्वारा हमें क्या करना होगा, प्रिज्म में अपवर्तन और अपवर्तनांक के लिए सूत्र निर्धारित करना होगा ना। तो आप लोग कभी भी देखिए, आने वाली प्रकाश किरण जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किधर की तरफ झुकती है, अभिलंब की तरफ झुकती है। यहां से प्रवेश की, आपतन कोण I1 हो गया, यहां से अपवर्तित हो गई तो अपवर्तन कोण R1, अपवर्तित जा रही थी, यहाँ अपवर्तन कोण क्या हो गया, R2, अपवर्तन के पश्चात अब क्या होगा, आपतन होगा ना, फिर यहाँ कांच से बाहर निकलेगी वायु में तो अभिलंब से दूर हटेगी, यहाँ आपतन कोण क्या हो गया, I2, ठीक है। अब जो है ये आपतित किरण तो अपवर्तित किरण को आगे की तरफ जब हमने बढ़ाया तो जहां मिल रही है वहां कोण क्या हो गया, डेल्टा, तो अभिलंब के बीच यानी कि अभिलंब जो खींचा हमने वो ई पर मिल रहा है, तो इसके द्वारा यानी कि अपवर्तन कोण आपतन कोण यहाँ प्राप्त हुए हैं ना। तो इस तरह हम क्या देखते हैं, कभी भी आप लोग किसी त्रिभुज में देखेंगे, किसी भी त्रिभुज में देखेंगे तो कितने कोण मिलते हैं, 3 कोण, और एक ये इसका मान लीजिए बहिष कोण हो गया, कौन सा हो गया, बहिष कोण। तो त्रिभुज के 2 कोणों का योग, त्रिभुज के 2 कोणों का योग बहिष कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण
2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4, 22 कोण है। तो इस तरह यहाँ पर देखिए ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 किसके योग के बराबर होगा, डेल्टा के बराबर होगा ना, किसके बराबर होगा, डेल्टा के बराबर। अब हम आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे बराबर होता है, चलिए देख लीजिए, ये देख रहे हैं, चलिए कोण का नाम कोई मान लिख दीजिए, यहाँ कितना लिखा जाए 60 अंश, यहाँ में लिखा 50 अंश, कितना बाकी रह गया 70 अंश, 70 अंश। तो यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, जब 60 यहाँ तो ये एक सीधी रेखा है ना, क्या है, तो एक सीधी रेखा का मान 180 अंश होता है, तो यहाँ कितना अंश होगा 120 अंश, कितना होगा, क्योंकि लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म से आपने देखा कि a प्लस बी बराबर 180 अंश, ये होता है ना, अगर a का मान 60 है तो प्लस b बराबर 180, किधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो b का मान क्या हो जाएगा 180 माइनस 60, कितना बचेगा 120 ना, यहाँ कितना अंश हो गया 120 अंश। आपने कहा कि त्रिभुज के दो कोणों का योग यानी कि इन दोनों कोणों का योग इस 22 कोण के योग के 22 कोण के बराबर होगा। तो इस तरह क्या चीज यानी कि ये क्या नाम है 50 अंश प्लस 70 अंश कितना हो गया 120 अंश हुआ, नहीं हुआ। तो वही है कि मतलब त्रिभुज के दो अंतर कोणों का योग त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के बराबर होता है। तब क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त मिलेगा कि डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब यहां देखिए अगर हम I1 का मान निकालते हैं, किसका मान I1 का मान निकालना चाहें तो डेल्टा 1 में प्राप्त है, चाहे डेल्टा 1 का मान निकालिए चाहे डेल्टा 1 का मान निकाल लेते हैं। तो डेल्टा 1 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, I में से R घटाना होगा ना, क्या करना होगा I में से R को में घटा देना होगा, ये करना होगा ना, क्योंकि देखिए यह कोण और यह कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख हैं और शीर्षाभिमुख कोणों के आपस में क्या शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं ना। ऐसी दशा में यह जो है इसका शीर्षाभिमुख है तो दो भाग बटा हुआ है ना, कितना भाग बटा है दो भाग बटा हुआ है। तो अगर इसमें से हम इतना घटा दें तो यही वाला बच रहा है ना, अर्थात डेल्टा 1 बराबर I1 माइनस R1 है ना। तो ठीक इसका सम्मुख कोण यह भी है, अर्थात डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा I2 माइनस R2, I2 माइनस R2। ठीक है, इसे समीकरण 1 कर दीजिए। समीकरण 1 में ये रख दिया जाए, क्या मिल जाएगा डेल्टा बराबर I1 माइनस R1 प्लस डेल्टा 2 का मान क्या है I2 माइनस R2। अब यहां से अगर माइनस कॉमन निकाल लिया जाए, अच्छा यहां माइनस लगा दिया जाए है ना, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। या फिर I को I के साथ कर दीजिए और R को R के साथ। चलिए देखिए क्या प्राप्त हो रहा है आपको, ये आपका I1 है, ये I2 आपको क्या है प्लस में है, प्लस I2, ठीक है। ये माइनस R1 है ना, क्या है माइनस R1, तो R2 माइनस R1 लिखना पड़ेगा। दूसरी बात यहाँ है, देखिए इसको एक तरफ कर लीजिए, प्लस आपको मिला क्या माइनस R1 माइनस R2, ये कहाँ से लग गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है ना, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, क्या हो गया I1 प्लस I2 माइनस, अब क्या लिख लेंगे R1 प्लस R2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, कोई अंतर, बात समझ आएगी नहीं।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से जरा कि जहां पर कोण ए मिला आपको और यह कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए बताइए। क्यू ई आर और कोण ए का योग कितना होना चाहिए? देखिए कोण ए क्यू ई तथा कोण ए आर ई क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। क्या चीज है? समकोण है। यानी दो समकोण हो गए, इन दो समकोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश होगा ना। यानी कि ए क्यू ई आर, ए क्यू ई आर एक क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। ए क्यू ई आर में चतुर्भुज हो गया ना। कोण ए प्लस कोण ए क्यू ई, नहीं क्या नाम, क्यू ई आर, कोण ए ऊपर हो गया और कोण ई है ना, कोण क्यू ई आर बराबर 180 अंश। ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां हम किसका मान निकालेंगे? कोण क्यू ई आर, इधर है प्लस, उधर क्या हो जाएगा? माइनस जाएगा। 180 अंश माइनस कोण ए हो गया है ना। 180 अंश माइनस कोण ए हो गया। तत्पश्चात अब जो है R1 प्लस R2, देखिए R1 प्लस R2 है ना। यहां पर भी है दोनों त्रिभुज, इधर त्रिभुज है, भी त्रिभुज है। तो यहां पर त्रिभुज के तीन अंतों के योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोण कौन कौन हो गए? एक आपका ई हो गया, एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, है ना। यानी कि यही है ना, कोण क्यू ई आर बराबर, या फिर इसको कर लीजिए पहले, प्लस हमने ई वाले लिखा है, अब बचे क्यों? R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 बराबर 180 अंश। तो यहां देखिए, यानी कि इसको उधर अगर भेजा जाए तो कोण क्यू ई आर बराबर 180 माइनस R1 प्लस R2, अर्थात ये बराबर क्या मिल गया आपको? R1 प्लस R2। तुलना कर लीजिए, देखिए दोनों सेम स्थान पर है ना, यानी कि इनका मान आपस में बराबर है। इनका मान आपस में क्या है? बराबर है। तब डेल्टा बराबर क्या? डेल्टा बराबर क्या मिला था? यानी कि I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, है ना। ये I1 प्लस I2 यानी डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हैं हम? I1 प्लस I2 फिर क्या माइनस, और R1 प्लस R2 किसके बराबर है? ए के बराबर है। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। यानी कि R1 प्लस R2 के हमने क्या लिख दिया? ए लिख दिया। तो हमें डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस ए प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? ए प्राप्त हो गया। ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया? अपवर्तन के लिए होगा। किसके लिए होगा? अपवर्तन के लिए। अब बात किसकी आ गई? अपवर्तनांक की। किसकी बात आ गई? अपवर्तनांक के लिए। तो अपवर्तनांक में अब यहां बात कर लें कि डेल्टा
ये जो डेल्टा है क्या अल्पतम विचलन, क्या है अल्पतम विचलन है, यानी कि बहुत ही कम विचलन हुआ है, अल्पतम विचलन है। यानी कि जब बहुत कम विचलन है तो हम क्या मान सकते हैं, यह मान सकते हैं कि R1 जो है R2 के बराबर है, I1 जो है I2 के बराबर है, यानी कि R1 R2 के बराबर और I1 I2 के बराबर, R1 R2 के बराबर, क्योंकि बहुत आंशिक विचलन हुआ है। क्या हुआ है, बहुत ही आंशिक विचलन हुआ है, अर्थात हम डेल्टा को क्या कर सकते हैं, डेल्टा यम, है ना, डेल्टा यम, यानी कि बहुत ही आंशिक विचलन हुआ है। तब अब जो है यही मान इनमें क्या किया जाए, रखा जाए, क्या मिलेगा हमें, डेल्टा यम बराबर, डेल्टा यम बराबर, ये दोनों जुड़ जाएंगे अपने, क्योंकि I1 और I2 क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। तब क्या हो गया, 2I1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि I1 और I2 आपस में क्या हो गए, बराबर, एक I1 प्लस एक I1, 2I1 हो गया ना, और माइनस क्या चीज, A, ठीक है, माइनस A। इसके बाद आपने यह भी लिखा कि A बराबर R1 प्लस R2, आपने क्या कहा, A बराबर R1 प्लस R2, तो दो हो गया ना, A बराबर हो गया 2R1, 2R1, तो R1 का मान निकालने के लिए दो किधर भेजना होगा, अर्थात R1 बराबर A/2, A/2 हो गया, R1 बराबर A/2 प्राप्त हो गया, है ना। अतः क्या लिखेंगे हम कि I बराबर, यानी डेल्टा क्या लिखें, डेल्टा बराबर आपने लिखा क्या चीज, 2I1 और उसके बाद आपने क्या लिखा है, माइनस A, यानी कि A का मतलब R1 का मान निकाल लिया गया, किसका मान निकाल लिया गया, R1 का मान, यानी कि माइनस A, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस है, इधर आप क्या हो जाएगा, बोलिए, प्लस हो जाएगा, और तो यानी कि 2I1 बराबर डेल्टा प्लस A, अब तो यहाँ क्या कर रहा है, गुणा करो, दो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी कि I1 बराबर मिल जाएगा आपको डेल्टा प्लस A/2, यही ना, डेल्टा प्लस A/2 प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होगा ना। तो I1 का भी मान निकल गया, और किसका मान निकल गया, R1 का मान निकल गया। तो अब क्या हम नियम लगाएंगे, स्नेल के नियमानुसार, किसके नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, n बराबर क्या होता है, साइन I/साइन R, साइन I बटे साइन R, तो साइन I का मान जो प्राप्त हुआ है, साइन यानी कि I जब रख दिया जाए और जो R का मान प्राप्त हुआ है R जब दिया जाए, तो क्या लिखेंगे, साइन I का मान मिला क्या आपको, डेल्टा प्लस A/2, तो अब डेल्टा को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा m भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा m भी लिख सकते हैं ना, तो डेल्टा m प्लस A/2 होल बाय साइन फिर R का मान क्या प्राप्त हुआ है, R का मान आपको A/2 प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ है, A/2 प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया, अपवर्तनांक के लिए सूत्र हो गया, किसके लिए हो गया, अपवर्तनांक के लिए सूत्र हो गया। तो यहाँ पर आपने आज देखा कि प्रिज्म में अपवर्तन एवं अपवर्तनांक के लिए सूत्र, समझ में आई बात।